स्वागत है दोस्तों गोप एकेडमी में। जून 2025 के यूजीसी नेट के सवालों को हम लोग शानदार तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। आज के सवाल इस प्रकार हैं। 50वें सवाल पे पहुंचे हैं दोस्तों। कितने कारोबारियों ने बॉम्बे घोषणा पत्र जो कि 1936 में हस्ताक्षर किए थे, तो जो नेहरू के समाजवादी विचारों के उपदेशों का खुला अभियोग पत्र था, तो इसके बारे में आपको बताना है कि बॉम्बे घोषणा पत्र जो आया था 1936 में, उसमें कितने कारोबारियों ने सिग्नेचर किया था, साइन किया था। और वो साइन क्यों था? क्योंकि जो नेहरू के समाजवादी विचार थे, उनके उपदेशों को खुला यानी उनका विरोध किया था उन्होंने। तो ये किसकी बात चल रही है, इसकी हम लोग आज बात करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे घोषणा पत्र ये जब आया था, इसका मतलब ये था कि 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं JL नेहरू। तो 1936 में INC के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो उन्होंने उसमें अध्यक्षीय भाषण दिया और उसमें समाजवाद पर जोर दिया, सोशलिज्म पर जोर दिया। ठीक है, तो जब समाजवाद पर जोर दिया तो भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो असुरक्षित महसूस करने लगे। उसका रीजन क्या था कि उन्हें लगा कि अब समाजवाद आ जाएगा तो मेरी पूंजी, हम लोगों की पूंजी छीन सकती है। तो इसके विरोध में 21 कारोबारियों ने एक घोषणा पत्र बनाया, यानी जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में एक पत्र लिखा और उस पे साइन की। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो समाजवादी विचार है उनके विरोध में है। और इसमें जो प्रमुख रूप से अगर माने जाते हैं तो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और AD श्रॉफ, बड़े बड़े कारोबारी जो थे उनका सिग्नेचर था इस पे। जैसे बॉम्बे मैनिफेस्टो जो है उसमें ठीक उस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे आज के बड़े बड़े कारोबारी हैं, आ, नाम लेना ठीक नहीं होगा, सब समझ सकते हैं आप। तो वो जिस तरीके से चाहते हैं वो सरकार को घुमा देते हैं। तो उसी तरीके से वो सब भी इतने बड़े कारोबारी थे, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाए कि नेहरू क्या कहना चाह रहे हैं। उन्हें लगा कि उनकी संपत्ति छिन सकती है। हालांकि नेहरू का जो झुकाव था वो समाजवाद की ओर था। ये तो बात ठीक है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा समाजवाद नहीं चाहते थे जो कि ये बताता है कि संपत्ति का सभी अधिकार बराबर भागों में बांटा जाता है। ऐसा नहीं, निजी संपत्ति और मुनाफे का खतरा जो उनको डर लग रहा था वैसा भी नहीं है। वर्ग संघर्ष का डर था उन्हों की। जो मालिक हैं और फैक्ट्री के मालिक हैं या बड़े बड़े पूंजीपति हैं, और जो निम्न वर्ग के तबके हैं वो काम करते हैं, जो उनमें लड़ाई हो जाएगी तभी तो समाजवाद का मतलब यही हो जाएगा। वो सब यही समझ रहे थे। ब्रिटिश सरकार के प्रति रुख भी नरम था इनका इसको लेके। तो इसका परिणाम ये हुआ कि यह घोषणा पत्र जो आया तो नेहरू के खिलाफ सार्वजनिक चेतावनी थी ही। लेकिन दिलचस्प बात एक और थी दोस्तों कि उद्योगपतियों को बाद में समझ आया कि नहीं, नेहरू के साथ मिलकर चलना होगा उनको, तो उसमें ज्यादा फायदा है उनका। इसीलिए इसी रीजन से 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। और बॉम्बे प्लान किसने बनाया था? उद्योगपतियों ने खुद कहा था कि भारत के विकास के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और यही बात 1936 में वो सब समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि नेहरू हस्तक्षेप कर रहे हैं उनके सारे पूंजियों पर और उनके उद्योगों पर। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया तो 1944 में बॉम्बे प्लान आता है। आपको याद रखना है कि बॉम्बे घोषणा पत्र 1936 में आता है, बॉम्बे प्लान 1944 में आता है। खुद उद्योगपतियों ने ही दिया था कि भाई नहीं, राज्य जो है वो हस्तक्षेप करे और बताए और हम लोग मिलके काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो इसको इस प्रकार से जब आई दोनों चीजें, तो इसीलिए जब स्वतंत्र हुआ भारत तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई।
इकोनॉमी अपनाई तो इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसी का आधार था ये। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में संगीत विषयक प्रसिद्ध कृति फुहतात उल हिंद की रचना हुई। दोस्तों कई बार होता है कि जो चीज मना करो वही चीजें ज्यादा करने का मन करता है ना। तो उसी के तर्ज पर ये भी समझ सकते हैं कि एक तो शासक ऐसा कि बिल्कुल कट्टर धर्मांध धर्मांध और बिल्कुल इस्लाम मानने वाला और 5 वक्त के नमाज पढ़ने वाला। तो इस तरीके से जब था जिसको संगीत पसंद नहीं था, हालांकि वीणा खुद बजाता था और उसने अपने दरबार में संगीतज्ञों को मना कर दिया, कहा कि ऐसी जगह दफना दो इन तंबूरे और ढोलकों को जिसमें इनकी आवाजें सदियों तक दब जाएं। तो इस तरीके से जब दबाया गया, सूफी संतों को हटाया गया, फिर भी इसके शासनकाल में सब सर्वाधिक पुस्तकें जो लिखी गई वो इसी संगीत पर ही थी। वो कौन सा शासक है अभी आप तक समझ गए होंगे, औरंगजेब ही है। फुहतात फुहफात तुफात उल हिंद जो रचना है दोस्तों, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि कुछ जगह पूछी भी गई है ये। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो PYQ इसमें भी पूछा ही गया है। तो संगीत और भारतीय जो संस्कृत है इस पे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। और किसके द्वारा लिखा गया है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मिर्जा खान इब्न फखरुद्दीन द्वारा। तो मिर्जा खान इब्न फखरुद्दीन ये इनके द्वारा लिखा गया था। यह ग्रंथ भारतीय संगीत सिद्धांतों जैसे राग, वाद्य यंत्रों और नृत्य के बारे में जानकारी देता है। और सोचो उस टाइम जो संगीत बैन था तब, यद्यपि औरंगजेब को संगीत का विरोधी माना जाता है, फिर भी इसके शासनकाल में सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाता है। इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ ये जानना जरूरी था। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि जो मुगल काल के जो शासक रहे हैं, तो आपको पता है कि पहले बाबर आता है 1526 में और 1530 तक रहता है। और उसके बाद कौन आता है? हुमायूं आता है, 1530 से 1540 तक रहता है। और 1540 और 1555 तक शेरशाह सूरी आ जाता है। लेकिन फिर हुमायूं वर्चस्व बढ़ाता है और 1555 में दोबारा मुगल काल की स्थापना होती है। 1556 में वो मर जाता है, तो उसके बाद उसका बेटा आता है अकबर। और अकबर 1556 से 1605 ईस्वी के बीच में रहता है। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर उसका पुत्र आता है, जिसको शेखू बोलता था उसको। 1605 से 1627 तक नूरजहां का इन पे प्रभाव ज्यादा रहता है जहांगीर पर। और 5 6 जहांगीर के बाद कौन आता है? शाहजहां। शाहजहां इसका पुत्र होता है। और ये कौन होता है? 1627 से 1658। फिर उसके बाद कौन आता है? औरंगजेब आता है, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। औरंगजेब कब से कब रहता है? 1658 से रहता है 1707 तक। अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसके बाद पतन शुरू हो जाता है मुगलों का। और उत्तर मुगल काल भी बोलते हैं उसको, उत्तर मुगल काल, जो बाद के मुगल कालीन शासक हैं। जैसे पहले बात करेंगे तो बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से 1712 तक रहता है। फिर रहता है जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर चौथा कौन सा है? मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1719 से 1748 के बीच में रहता है। फिर आ जाता है अहमद शाह बहादुर, फिर सेवंथ आलमगीर द्वितीय आता है, फिर एट्थ शाह आलम द्वितीय आता है, फिर नाइन्थ अकबर शाह द्वितीय आता है, फिर लास्ट में आता है टेंथ बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, जिसको या तो बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, जो कि 1837 टू 1857 जो क्रांति होती है 1857 की, ये बहादुर शाह द्वितीय है, बहादुर शाह जफर ही बनता है। और उसके बाद क्रांति समाप्त होती है, इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, वहीं पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे चलते हैं थर्ड सवाल पे। तीसरा है सवाल दोस्तों हम लोगों का
कि निम्नलिखित में से कौन से कथन, तीसरा मतलब आज का तीसरा है, 53 है वैसे, निम्नलिखित में से कौन से कथन पुराण नीति शास्त्र में सही है। इसमें आपको सही बताना है। पहला ये है कि जो पौराणिक देवता अग्नि में आहूत द्वारा पूजे जाते थे, तो क्या ये सही है? तो दोस्तों, अच्छा बात करते हुए चलते हैं, ठीक है। जो पौराणिक देवता थे उनका जो पूजन होता है अग्नि में आहुति द्वारा पूजे जाते हैं, तो बिल्कुल हम लोग आज भी जब पूजा पाठ करते हैं तो अग्नि में आहुति दी जाती है। तो और पुराणों और हिंदू अनुष्ठानों की बात करें तो अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है, और यज्ञ या हवन में अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती है। तो इस तरीके से ये वाला तो सही है। दूसरा, पूर्वजों को तर्पण द्वारा प्रसादित किया जाता है। ये तो अक्सर हम लोग देखते ही हैं कि जब अ, पूर्वजों को तर्पण की बात आती है तो थोड़ा खाना होना, जल और दिया जाता है ना, जल अर्पण करने की जो प्रक्रिया होती है, और जिसमें पितरों या पूर्वजों को आत्मा को तृप्त और प्रसन्न किया जाता है। इस तरीके से ये ठीक है कि तर्पण जो है प्रसादित किया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। वहीं संन्यास की बात कर रहे हैं, संन्यास वो चरण है जिसमें ज्ञान अर्जित किया जाता है। क्या ये सही है? तो दोस्तों, ज्ञान अर्जन की बात जहां तक आती है वो तो ब्रह्म किसमें है, ब्रह्म क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो छात्र होते हैं, छात्र जीवन, उसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ना कि संन्यास में। तो सी हमारा गलत हो जाएगा। वहीं वानप्रस्थ की बात हो रही तो त्याग की अंतिम अवस्था से पूर्व की अवस्था है। तो अवस्था देख लेते हैं। पहले तो ब्रह्म है, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास। तो लास्ट है संन्यास। संन्यास से एक पहले क्या है, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या है, त्याग की अंतिम अवस्था से पूर्व के चरण है, तो ये ठीक है। ई है, ब्रह्मचर्य चरण के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे। अरे भाई, नियम तो सबसे ज्यादा इसी में थे, ब्रह्मचर्य में ही। कठोर नियम था, अनुशासन था, सादगी थी, गुरु की सेवा थी, तो ये सब तो इसी में था। तो ई भी गलत हो जाएगा, सी गलत है हमारा, और ई गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए बी डी। तो ए बी डी, ठीक। तो पहला सही है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इधर कुछ बुक्स दी गई हैं और उनके राइटर दिए गए हैं। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। दीन बंधु मित्र, जब दीन बंधु मित्र की बात आती है तो सिर्फ यही अक्सर लोगों को पता होता है कि भाई नील दर्पण उन्होंने लिखा था। नील दर्पण क्यों लिखा था, और ये तो लिखा था कब, 1860 में। और क्यों लिखा था, क्योंकि 1859 में नील विद्रोह हुआ था, और नील विद्रोह हुआ था। इस पे खुले तौर पे उन्होंने लिखा था कि जो बंगाल में नील की खेती करने वाले किसान थे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा था, कि किस तरीके से उनको बहुत दबाव में काम करवाया जाता है, और अपने काम के बदले उनको पैसे भी कम दिए जाते हैं, और जबरदस्ती अपने ही खेत में उनको नील की खेती करवाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस तरीके से ये है। हालांकि जो 1859 था, 1857 की क्रांति के बाद का विद्रोह है ना। ठीक है, तो ये तो पता है। अब एग्जामिनर को भी पता है, इसलिए फर्स्ट का थर्ड उसने खुद मिला दिया कि भाई लो, फर्स्ट का थर्ड ही है। अब बताओ क्या है। तो अब ये नए नए सवाल बन रहे हैं इसी तरीके से, तो थोड़ा डिटेल में आपको समझना जरूरी हो जाता है। तो जब राधानाथ राय की बात करते हैं तो ये उड़ीसा से संबंधित थे दोस्तों, और राधानाथ राय ने महायात्रा की रचना की थी। तो इनके बारे में थोड़ा सा और कि साहित्य की ये दिग्गज रहे हैं, और महाकाव्य जिस तरीके से लिखा है उन्होंने बड़ा ही शानदार है, और आधुनिक उड़ीसा साहित्य के अ, बहुत बड़े महान काव्यकार माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राधा नाथ राय महायात्रा। वहीं मधुसूदन राय की बात कर रहे हैं, तो मधुसूदन राय भक्ति कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, भक्ति कवि के रूप में। ठीक है, भक्त कवि, भक्ति नहीं, भक्त कवि।
भक्त कवि के रूप में जाना जाता है मधुसूदन राय को, और उड़ीसा से ये भी संबंधित है, और उड़ीसा के प्रसिद्ध काव्य इन्होंने लिखा था, जो कि जिसका नाम है वसंत गाथा। और वहीं लक्ष्मण लक्ष्मण मोरेश्वर की बात आती है तो वो मुक्ता माला लिखते हैं, और इनको हलवे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सॉरी। और राधानाथ राय फर्स्ट हो गए, तो बी का फर्स्ट ये हो गया, ये भी हो गया। ये शानदार तरीके से ऑप्शन दिए हैं। सी का सेकंड हो गया, सी का सेकंड हो गया। अब जब तक आप तीन नहीं समझ पाओगे तब तक नहीं पता चलेगा क्या है, तो ये ठीक है। अगर हलवे की बात और करेंगे तो इन्होंने मराठी भाषा के शुरुआती उपन्यासों में से लिखा था ये मुक्तमाला, तो ये किस में है? मराठी भाषा में लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कि आज का लास्ट सवाल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में जो गिल्ड थे, कॉरपोरेट निकायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें से सत्य बताना है कि और कौन कौन से हैं। कि श्रेणी दस्तकारी गिल्ड थी, जेठक गिल्ड अथवा कॉरपोरेट निकाय के प्रमुख थे, मुख्य व्यापारी सेट्ठी कहलाता था, कार्यचिंतक व्यापारियों का समूह था, और पूगा व्यापारियों की परिषद थी। ठीक है, चलो डिस्कशन करते हैं इस पे। हालांकि ठीक है, पहले बात करते हैं। श्रेणी जो है दस्तकारी गिल्ड थी, क्या ये सही है? तो प्राचीन भारत में एक ही व्यवसाय या शिल्प जो थे में लगे लोगों को संगठन या गिल्ड कहा जाता था। ठीक है, मतलब एक एक काम कोई कर रहा है, जैसे कोई एक व्यापार कर रहा है, ठीक है, एक व्यापार कर रहा है, तो उसको श्रेणी बोला जाता था, श्रेणी श्रेणी बोला जाता था। और ये और काम क्या करते थे? बैंक के रूप में काम करते थे, और दान भी देते थे, कल्याण का भी कार्य करते थे, और सिक्के और मुहर भी इन्हीं के अंडर में होता था। तो ये थी श्रेणी। ठीक है, वहीं सेट्ठी की बात जब आती है, जो सेट्ठी होते थे, वो यह शब्द ही जो है वो श्रेष्ठी से बना हुआ है या आया है। ये बड़े भूमिपति थे, बड़े भूमिपति थे, जो राजाओं को कर देते थे। सोचो कितने बड़े पूंजीपति होंगे जो राजाओं तक को कर दे रहे हैं हमारा। वहीं पूगा की बात आती है, पूगा और अगर देखा जाए तो निगम में क्या अंतर है? तो दोस्तों जो पूगा था, जबकि हमारे सवाल में ही है पूगा, तो ये एक ही क्षेत्र में, एक क्षेत्र में और या एक शहर में कह सकते हैं रहने वाले विभिन्न व्यवसायों और जातियों के लोगों का समूह था। समूह था, क्या था? कि अलग अलग व्यवसायों और जातियों के जो लोग रह रहे हैं उनके समूह को क्या बोलते थे? पूगा बोलते थे। और ये एक नगर परिषद की तरह कार्य करती थी। नगर परिषद जैसे आज कार्य करती है वैसे कार्य करती थी। जबकि इस तरीके से पूगा जो व्यापारियों की परिषद थी, व्यापारियों की परिषद थी, लेकिन अलग अलग अनेक जो सामान्यतः एक ही स्थानीय नगर में रहने वाले तो थे ही जातियों के और व्यवसायिक लोगों समूह होता था। तो केवल व्यापारियों की परिषद तक सीमित नहीं था ये। ठीक, केवल व्यापारियों की परिषद तक सीमित नहीं था, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों और व्यवसायों से जुड़े थे, इसलिए ये इसमें गलत माना जाएगा। ठीक है, आगे सी की बात कर रहे हैं। कार्य चिंतक व्यापारियों का एक समूह होता था। तो व्यापारियों के काफिले जो होते थे, काफिले के लिए सार्थ का प्रयोग किया जाता था। सार्थ, अच्छा ये बच गया तो रुक जाओ बताता हूँ। सार्थ होता था दोस्तों एक, और एक होता है सार्थवाह। इनमें समझ लो सार्थ और सातवाह, हालांकि कई बार दोनों साथ ही प्रयोग होता है। तो ये जो सार्थ है, तो व्यापारियों का जो काफिला चलता था वो दूर दराज इलाकों में सामान ले जाता था। ठीक है, तो उसको सार्थ कहते थे उस कबीले को। और जो सार्थवा होता था, इस कबीले का जो प्रमुख होता था, जिसको रास्ते की पता है, भूगोल का पता है, सुरक्षा का पता है, तो वो सार्थवाह होता था। वहीं निगम छूट गया था। ये होते थे दोस्तों मुख्य रूप से व्यापारी होते थे, और इनका संगठन जो है व्यापारी केंद्रों में सक्रिय था।
तो पूगा और निगम हो गए। ठीक है, तो कार्यचिंतक व्यापारियों को समूह तो नहीं है, कार्यचिंतक कुछ होता नहीं है इसमें, कार्यचिंतक कोई मतलब नहीं है। मुख्य व्यापारी श्रेष्ठी कहलाता है। हाँ, अभी हम लोग बात किए जो बड़े भूमिपति थे, व्यापारी थे, जो राजाओं को भी क्या वो देते थे, कर तक देते थे, वो श्रेष्ठी कहलाते थे। तो ये ठीक है। जेठक गिल्ड अथवा कॉर्पोरेट निकायों के प्रमुख थे। हाँ, जेठक या जो गिल्ड अथवा कॉर्पोरेट निकायों के प्रमुख थे, तो ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। सेठी, जो जेठक होते थे, सेठी गिल्ड अथवा कॉर्पोरेट निकायों के प्रमुख होते थे। वहीं श्रेणी अथवा दस्तकार गिल्ड थी। तो प्राचीन भारत में हम समझ सकते हैं कि एक ही व्यवसाय या शिल्प में लगे लोगों को संगठन या गिल्ड कहा जाता था। जैसे पहले बात कर ली, तो श्रेणी वही दस्तकार गिल्ड थी। ये ठीक है, तो ए बी सी सही है। तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाता है ए बी सी। ठीक है, और कुछ बच रहा है इसमें, तो श्रेणी धर्म बच रहा है। क्या मतलब होता है श्रेणी धर्म का? तो प्राचीन काल में श्रेणियों के अपने नियम और कानून होते थे दोस्तों। नियम और कानून अपने अपने श्रेणियों के अलग अलग हो सकते थे, तो इन्हें क्या बोला जाता था? श्रेणी धर्म बोला जाता था। ठीक है, तो हमने क्या बात कर ली? श्रेणी, श्रेणी बात कर ली, सेठी बात कर ली। सेठी शब्द आया था श्रेष्ठी से। बड़े भूमिपति होते थे और राजाओं को कर देते थे, कर्ज तक देते थे। अब पूगा और निगम हो गया। पूगा क्या है? एक ही क्षेत्र या शहर में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों और जातियों के लोगों का समूह था। नगर परिषद की तरह कार्य करता था। जबकि निगम क्या था? मुख्य रूप से व्यापारियों का संगठन था, जो व्यापारिक केंद्रों में सक्रिय था। श्रेणी धर्म क्या है? प्राचीन काल में श्रेणियों में के अपने नियम और कानून होते थे, जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। वहीं सार्थ व सार्थ व्यापारियों का एक काफिला होता था, जो दूर दराज के इलाकों में सामान ले जाता था। इस काफिले का प्रमुख जो है, इससे रास्ते, भूगोल और सुरक्षा का ज्ञान गहन ज्ञान रखता था, उसको सार्थवा करते थे। तो इस तरीके से हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। रोज सुबह से ही इस तरीके से मिलते रहते हैं और अच्छे से डिस्कशन करते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे।